प्यारे छात्रों, सभी को स्वागत है सभी लोगों का। आज हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.1। इनको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानकारियाँ ले लेंगे, जैसे कि गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, क्योंकि ये चीज़ें जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इन सवालों को हल भी कर सकें और कुछ नया सीख सकें। तो अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो चलिए आज हम संख्या जो 1 2 3 4 गिनती रहती है उनके साथ आज खेलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड क्या है? तो गुणनखंड किसी वस्तु एवं संख्या को तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड किसे बोलेंगे? जो संख्याएं होती है ना, उनको तोड़ना ही क्या कहलाएगा आपका? गुणनखंड। आपको सिंपली याद रख लेना है कि गुणनखंड का मतलब क्या है? तोड़ना। मान चलिए पेन है ना, इसको भी तोड़ दिए ना 2 हिस्सों में, तो क्या ये पूरी पेन थी ना, इसको हम तोड़ दिए तो क्या हो गया? इसका गुणनखंड। गणित की भाषा में इसका अगर देखा जाए इधर पास गुणनखंड हो गया है, यानी कि इसका टुकड़ा हो गया है। तो यही तो लिखा है कि तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। अब देखो संख्या में देखते हैं अगर हम, तो जैसे उदाहरण क्या दिया गया है, 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 तथा 12 है। तो देखो कैसे आ गया ये 1 2 3 4, 5 क्यों नहीं लिया गया? 5 क्यों नहीं लिया गया? तो चलिए देखते, देखो कैसे। इधर पास जैसे हम 12 का गुणनखंड देख रहे हैं ना, कि 12 जैसे पूर्ण संख्या है, तो इसके टुकड़ों में मतलब 12 कैसे कैसे प्राप्त करा गया है, तो इसको देखेंगे। जब हम 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 एकम 12 होता है ना, 12 एकम 12 होता है, तो 12 प्राप्त हो गया ना। अब मान चलिए अब जब 2 का गुणा किसी में करेंगे तो 12 प्राप्त हो, मतलब इनके टुकड़े करना है कि 12 कौन कौन संख्या का गुणा करने से प्राप्त होता है। तो अगर हम देखना चाहें तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब हमें संख्या क्या चाहिए? 12 चाहिए। तो यदि हम 1 का गुणा 12 में कर दें तो 12 एकम 12 होता है ना, तो 12 प्राप्त हो गया ना। और अभी और देखना है, मान के चलिए हम अगर केवल समझने के लिए कि 3 गुणे अगर 2 कर दें तो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन हमें कितना प्राप्त करना है? 12 प्राप्त करना है। तो ये 12 गुणनखंड थोड़ी होगा, ये 12 गुणनखंड नहीं होगा, तो हमें तो 12 गुणनखंड प्राप्त करना है। तो और देखते हैं, अगर हम 3 का गुणा 4 में करते हैं तो 3 चौको 12 होता है ना, ये देखो 12 प्राप्त होना चाहिए आपका। तो और देखिए, अगर हम 6 का गुणा 2 में कर दें तो 2 छक्का 12। तो इसी को हम किस तरह देख सकते हैं? चलिए 12 भागे, मान चलिए ये तो हम जान गए कि इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मान चलो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम 12 को हर संख्या से भाग करके देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। मान चलिए 1 का तो मान चलिए अगर हम 3 का कर रहे हैं तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ना कि अब 12 से ज़्यादा ना हो, तो 3 चौके 12, ये दोनों कट गया पूरा पूरा। जब शेषफल कुछ नहीं बचता, तो यानी कि हम इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा। शेषफल कुछ नहीं बचता, यानी कि ये दोनों क्या है? 12 के गुणनखंड है, 12 के गुणनखंड है। उदाहरण के लिए अगर हम एक और संख्या लें, अगर हम यदि जैसे हम 5 भागे 12 कर रहे थे ना, हमें शेषफल कुछ नहीं चाहिए, शेषफल नहीं चाहिए। शेषफल अगर बचता है तो वह गुणनखंड 12 का नहीं हो सकता। तो इधर पर देखिए ना, हम पढ़े थे 2 बार पढ़े थे तो 10 आया था, घटाए थे तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो शेषफल कितना बचा? 2। हमें शेषफल अगर कुछ बच रहा है तो वह 12 का गुणनखंड नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अगर हम 6 ले रहे हैं, 6 का मतलब 12 भागे 6 कर रहे हैं तो 6 दूनी 12, ये पूरा पूरा काट दिया ना, ये देखो पूरा पूरा कोई शेषफल बचा कुछ? दोनों 0 0 है। जब शेषफल 0 हो तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों 12 के गुणनखंड है, क्योंकि इसका गुणा करो देखो ना, बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। आगे कि नहीं? अब समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए 12 गुणनखंड क्या थे? 12 था, 1 था, 6 था, 2 था, 4 था और 3 था।
तो हम इसको लेके नाम से लगा दिया, बस कुछ नहीं, क्योंकि 12 गुणा जब एक में करोगे तो जाहिर सी बात है 12 कम 12 आता है। तो हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब तो जान के होगा गुणनखंड का मतलब। आइए अब गुणज के बारे में जान ले रहे हैं। गुणज क्या है? तो गुणज इसी वस्तु, संख्या या बहुपद आदि के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे कि 20, मान के चलिए कोई संख्या 20 है, ठीक, तो ये तो गुणज है। देखते हैं कि गुणनखंड इसका क्या 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 रहा होगा। तो 4 गुणे 5, जब हम 4 का गुणा 5 बार पढ़े तो 4 पंचे 20 आया। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जब गुणनखंडों को गुणा करेंगे ना, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह गुणज कहलाएगी। जो भी संख्या प्राप्त हो जाएगी वो गुणज कहलाएगी। मान के चलिए 7 का गुणा 3 बार किए, 7 त्रिक 21, तो 21 क्या है? गुणज है 3 का। तो दूसरे शब्दों में आप क्या समझ सकते हैं कि गुणज किसी संख्या, क्या समझ सकते हैं कि गुणज किसी संख्या का गुणा करने से मिलने वाले सभी परिणामों को कहा जाता है। जैसे कि देख लो 3 का गुणज क्या क्या होगा? जैसे 3 गुणे 1 किया तो 3 आ गया, 3 1 कम 3। अब पहाड़ा पढ़ना है, क्या गुणज का मतलब क्या है? पहाड़ा पढ़ लो, किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो। तो जैसे 4 के गुणज क्या होंगे? जैसे 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौक 16, तो क्या होंगे? 4 8 16, ये सब क्या होंगे? 4 के गुणज होंगे। अब तो आप समझ में आ गया होगा कि गुणज क्या है? गुणनखंडों का योग है। गुणज क्या है? गुणनखंडों का योग है। आइए गुणनखंड के बारे में थोड़ा और जान ले रहे हैं। कुछ गुण देख रहे हैं कि गुणनखंड के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो संख्या 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी जो संख्या 1 है हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे कि देखो मान लो 16 है ना, 16 तो किसका गुणनखंड है बताइए? तो किसका गुणनखंड है देखिए, तो 16 गुणे 1 कम, तो जब 16 1 कम 16 होता है, यानी कि संख्या 1 हर एक संख्या को गुणनखंड में आएगा। मान चलिए अगर 32 भी है तो वह कैसे प्राप्त करेंगे? उसका गुणा 1 में कर दोगे तो 32 प्राप्त हो जाएगी। यानी जो संख्या 1 है, ये जो संख्या 1 है हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। देखिए ना, हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। ये गुणनखंड तो आपका है, ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है। तो ये बोला गया है कि जो संख्या 1 है ना वो हर एक संख्या का गुणनखंड है। वो चाहे जितनी बड़ी हो, मान के लिए इतनी बड़ी होगी ना तब भी उसका गुणनखंड 1 होगा। देखे ना, जब एक को इनमें करेंगे तो 0 3 0 आ जाएगा ये, और ये 1 1 कम 1 होता है। तो देखिए हर एक संख्या का गुणनखंड 1 है। यही तो बताया गया है इधर पास कि हर एक संख्या का गुणनखंड 1 है। दूसरा गुण क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए संख्या 9 है तो यह स्वयं ही एक गुणनखंड है। देखिए कैसे, जैसे हम एक गुणा किए ना तो 9 प्राप्त हुआ, यानी कि ये एक भी इधर पास देखे ना कि प्रत्येक संख्या में एक तो अवय करेगा, प्रत्येक संख्या में एक गुणनखंड हमेशा होगा। और ये भी अब दूसरे नंबर में क्या बोला गया है? स्वयं वह संख्या है जी, जो मान के लिए 9 का देख रहे हैं ना, तो 9 तो स्वयं वह संख्या अपना गुणज होगी, मतलब गुणनखंड होगी। गुणज सॉरी गुणज नहीं बोलना, गुणनखंड बोलना। तो गुणनखंड होगी, गुणनखंड मतलब टुकड़ा, टुकड़े में बांट देना। मान के 9 हमें प्राप्त करना है तो हम 9 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 3 त्रिकाई 9 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह बताया गया है इस वाले 2 नंबर में कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, यानी कि स्वयं गुणनखंड की मतलब कि स्वयं को बांटती है। देखो कैसे, ये 9 स्वयं संख्या है ना, तो 9 को जब 1 में करेंगे तो 9 प्राप्त होता है। तो देखिए ना 9 को हमने बांट दिया ना 1 और 9 में, तो यही तो बोला गया है कि स्वयं वह संख्या का गुणनखंड हो सकती है। वह संख्या खुद का ही एक गुणनखंड होती है, ये आप समझिए। देखिए इधर कुछ 9 है और 1 में क्या था, 1 नंबर में क्या था कि हर एक संख्या का गुणनखंड होगी। तो देखिए हर एक संख्या गुणनखंड होगी, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो आइए अब तीसरा वाला देख ले रहे हैं। नंबर 3 में बोला गया है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे हम 16 लिए
तो अगर हम 16 के गुणनखंड देखें तो क्या क्या, एक तो होगा करेगा, आप तो जानते हो एक होगा, दो भी होगा क्योंकि 8 दूनी 16 भी होता है। हम ये सब हमें पता है, जिनको नहीं पता तो वो भाग करके देख सकते हैं कि प्राप्त होता है कि नहीं। अगर हम 3 से भाग करेंगे 16 को तो शेषफल बच जाएगा, कुछ न कुछ शेषफल बच जाएगा। जिसका भी शेषफल बच जा रहा है तो यानी कि वह उसका गुणनखंड नहीं है। तो 4 से तो कट जाएगा क्योंकि 4 चौको 16 होता है, और 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 7 से 8 से कट जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16 हो जा रहा, और 9 से नहीं हो रहा, 10 11, अब किससे डायरेक्ट होगा 16 से। यानी कि 16 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 4 8 16। और इनमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक गुणनखंड यानी कि ये प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। यानी कि इस संख्या का पूर्ण विभाजक मतलब कि पूरा पूरा भाग दे देता है। जैसे अगर 4 से हम भाग करें 16 को तो अब देखिए 4 चौको 16, घटाइए 6 में से 6 गए 0 और 1 में से 1 गए 0, यानी कि शेषफल कुछ बचा क्या, यानी कि 16 को पूरा पूरा काट दिया, 16 को पूरा पूरा काट दिया। तो यही तो इसमें बताया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि मान के लिए कि ये संख्या 16 है, ठीक, तो इसका प्रत्येक गुणनखंड, ये जो आप देखे थे इधर पास 16 का जो प्रत्येक गुणनखंड है या तो 16 के बराबर होगा, देखिए ना 16 के बराबर ये 16 है ना, या फिर 16 से कम होगा, ये 8 4 2 1, या यही तो इसमें बोला गया है कि हर एक संख्या का या तो उसके बराबर होगा गुणनखंड, ये गुणनखंड है सभी, ये सभी क्या गुणनखंड, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो यही तो बताया गया है इसमें। मान के लिए अगर इस तरह होता ये 1000, तो इसके गुणनखंड इससे अधिक नहीं हो सकते। इसके गुणनखंड जो इसको तोड़ेंगे जब इसको, तो जो संख्या प्राप्त होगी तो इससे अधिक कभी नहीं हो सकती। इससे ये तो इसके बराबर होगी, या तो 1000 होगा या फिर इससे कम, यही इसमें बोला गया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या बोला हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इसको भी याद कर लीजिए। जैसे अगर 20 भी लेते हम तो जो संख्या 20 है तो वह भी क्या है, ये तो उसके बराबर होगा जो गुणनखंड 20 के अगर हम देखें, अगर मान के 20 के हम गुणनखंड देख रहे हैं तो 1 होता है, 1 तो सभी का होता है, ये तो जानते हैं आप। 2 होता है क्योंकि 2 10 से गुणा करेंगे तो चला जाता है, और 4 भी होता है क्योंकि 4 पंचे 20, 3 होता नहीं, 5 होता है, 5 को 20 होता है। फिर क्या आप सॉरी गुणा जोड़ दिया, फिर आप क्या होता है 10 होता है, और क्या होता है फिर 20 होता है। तो इसमें यही तो बोला गया है कि 20 के जितने भी गुणनखंड होंगे ना, या तो 20 से छोटे होंगे या फिर बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। ये देखो 20 आ रहा है, जितने भी गुणनखंड है वो सब 20 से छोटे हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 5 में बोल रहा है कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। तो आइए इसे समझते हैं क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये बताया गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, हर संख्या का गुणनखंड फिक्स होता है, हर संख्या गुणनखंड फिक्स होता है। जैसे मान के चलिए अगर हम 16 से उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि 16 वाला हम ज़्यादा देखें, तो इसके गुणनखंड 1 2 4 8 और क्या थे 16 संत। तो इसमें यह लगा है कि हर एक संख्या का जो गुणनखंड होता है ना वो परिमित मतलब कि निश्चित होता है, यानी कि निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है, हम उनको गिन सकते हैं। ये नहीं कि अनिश्चित, यानी कि ये इन्फिनिटी में नहीं जाएगा। क्योंकि हम चौथे नंबर में क्या देखे थे कि कोई भी संख्या हो, मान के लो बहुत बड़ी संख्या भी है ना, तो उसको वह उससे छोटी या तो उसके बराबर होगी या फिर उससे छोटे गुणनखंड उसके होंगे। अगर हम इसका भी उदाहरण लेना, ये अगर 10,576, तो इसके भी जितने गुणनखंड होंगे ना, तो या तो इसके बराबर होगा या तो बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा। तो हम देखो इनको भी गिन सकते, इनके इसका भी गुणनखंड गिना जा सकता है। बस अब पता है लेकिन क्या होगा, गिनने में बहुत देर लग जाएगा क्योंकि एक संख्या ही बहुत बड़ी है। लेकिन यही बोला गया है कि हर संख्या के गुणनखंडों को गिना जा सकता है, यानी कि हर संख्या के गुणनखंड फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं।
क्योंकि अब इससे इसका गुणनखंड इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी वाला पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए हम गुणज के बारे में देखते हैं। तो गुणज क्या था कि किसी भी संख्या का गुणा से जो प्राप्त होगा संख्या वो गुणज कहलाएगी। आइए गुणज के बारे में देख ले रहे हैं। तो अभी तक हम किन किन के बारे में देख रहे थे? गुणनखंड के बारे में। अब देख रहे हैं गुणज के बारे में। तो गुणज में क्या है? एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करना है कि मान के चलो अगर हम 5 के गुणज लेते हैं, 5 के गुणज लेते हैं, तो 5 गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। तो 5 के अगर गुणज लेते हैं तो ये प्राप्त होगा, या फिर 10, तो इसी तरह ये, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्के 30, मतलब इस तरह बहुत दूर तक चलता रहेगा। ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। 50 के बाद भी 55 आता है, फिर 60 आएगा, फिर 75, फिर इस तरह करके आएगा। तो इसमें यही बोला गया है कि प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा, ये देखो 5 का प्रत्येक गुणज, देखिए संख्या 5 के प्रत्येक गुणज, ये प्रत्येक यहाँ एक गुणज है संख्या 5 के, या तो बराबर होगा, देखिए या तो 5 के बराबर होगा या फिर उससे, मतलब 5 भर नहीं होता, हर एक संख्या की बात हो रही है, तो या तो उसके बराबर होगा या तो गुणज के बराबर होगा या फिर गुणज से क्या होगा? बड़ा होगा, गुणज से बड़ा होगा। देखिए ना 10 है, 10 भी तो 5 से बड़ा है, क्योंकि हम 5 का गुणज देख रहे हैं अभी फिलहाल। अगर हम 6 का गुणज देखते तो 6 का गुणज क्या है? 6 है, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 6 चौको 24। तो या तो स्वयं वही संख्या होगी या फिर उससे बड़ी संख्या होगी, छोटी कभी भी नहीं हो सकती। सॉरी वो थोड़ा हल्ला हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर अगला क्या बोल रहा हूँ? तो क्या है दूसरा नंबर? क्या बोल रहा है? एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी कि इनफिनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, मतलब कि खत्म न होने वाली संख्या। यानी कि अब इसको समझने के लिए आप ये कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि दी हुई संख्या, मान लो कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 5 के गुणज देखेंगे अपन, है मान लो अगर 5 के गुणज देख रहे हैं तो क्या बोल रहा है? गुणजों की संख्या, मान लो 5 के गुणज जैसे क्या है, तो 5 है, फिर 10 है, क्योंकि पहाड़ा पड़ रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर 5 चौको 20, 5 25, 5 6 30, ऐसे करके बहुत दूर जाएगा। ठीक, संख्या अपरिमित यानी कि इनफिनाइट है। इनफाइनाइट यानी कि मतलब क्या है कि वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे 15 हम 50 कर लेते हैं ना, आप लोग पहाड़ा पढ़ने में 15 50 तक कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक जाती है। जैसे अगर यह भी देखा जाए ना, कोई संख्या इस तरह है, 5 इस तरह भी है ना, तो किसका गुणज आएगा? वो आपका 5 का गुणज आएगा, क्योंकि जैसे 15 हम 50 पढ़ते हैं अपन लोग, 15 हम 50 पढ़ते हैं ना, 50, तो फिर 5 का पहाड़ जब 11 बार पढ़ेंगे तो क्या बोल देते हैं इसको? 55। तो हम ऐसा ना करके पहाड़ में क्या कर लेते हैं, 11 को पहाड़ा पढ़ लेते हैं 5 बार, तो 11 5 55। यानी कि जो 5 का गुणज है ना, ये जो 5 का गुणज है, ये गुणज ये कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, केवल 5 का नहीं। इसलिए पहले से बोला गया दी हुई संख्या का गुणज, यानी किसी भी संख्या का अगर आप गुणज निकालेंगे ना तो कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप 2 का भी निकालते ना तो 2 दूनी 4, 6 8, धीरे धीरे लाख करोड़ संख्या तक आ सकती थी, मतलब कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उसमें गुणन खंडों में क्या थी? वो तो फिक्स थी, उनको गिना भी जा सकता था। लेकिन क्या इनको गिना जा सकता है? ये तो बहुत दूर तक जाएंगी। इन्फिनाइट यानी कि अनंत का चिन्ह, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये तो असर है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है। यानी कि क्या बोल रहा है? मान लो कोई भी संख्या आप लेते हो ना, तो वह अपना ही गुणज है। देखो जैसे कि इसका 5 का गुणज हम देखते हैं तो क्या आता है? 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, इस तरह करके आता है ना। यही बोला गया कि प्रत्येक संख्या, मान लो अगर 2 भी लेते, अगर 3 भी लेते, अगर 7 भी लेते, अगर कुछ भी लेते, तो वह संख्या अपना खुद का क्या है? गुणज है। क्योंकि इसका जब पढ़ेंगे इसका गुणज क्या है? 2 भी है, फिर 4 है, 6 है,
8 है, 10 है, 12 है, ऐसे करके ऐसे 3 का देखते हैं। 3 भी होता है क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, ऐसे करके बहुत दूर तक जाता है। ये भी जाता है, ये भी बहुत दूर तक जाता है। अभी 7 का देखते हैं तो 7 एकम 7, क्योंकि यही तो बोला गया है ना कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। ये देखो 7 का गुणज क्या है? 7 है। तो यही तो बोल रहा प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है, यानी कि 7 का गुणज 7 ही होता है। अच्छा भी होता है, थोड़ी देर से मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्वयं का गुणज है, यानी कि ये 7 संख्या जो 7 है वह स्वयं का गुणज है। देखो ना कैसे, क्योंकि ये 7 आ रहा है, इधर भी 7 है, 7 एकम 7 होता है। और इधर पास अब 7 के गुणज यानी कि पहाड़ा पढ़ते जाइए। 7 दूनी 24, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 55 35, 7 42, 7 57, बहुत दूर तक जाता है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं और समझते हैं। मंत्र संख्या 68 है के सभी गुणनखंडों को लिखिए, यानी कि इस संख्या को किन किन का गुणनखंड करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इधर देखते हैं 68 को और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। जब 1 का गुणा 68 में करेंगे तो 68 एक 68 हो जाता है ना। आइए और देखते हैं किस में से प्राप्त कर सकते हैं। जब 2 गुणे 34 करेंगे तो 34 दूनी 68 होता है। तो ये दोनों भी हो गए। और देखते हैं किस संख्या से प्राप्त कर सकते हैं। जब 17 गुणा 4 बार करेंगे 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो 68 प्राप्त हो जाएगा। और देखते हैं कि किसी में से हो रहा है कि नहीं। तो ये भी उसी तरह है कि 17 गुणे 4 कर दिए तो ये तो रिपीट हो रहा है, ये संख्या रिपीट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ रुक जाइए, क्योंकि 4 और 17 पहले ही आ चुके हैं। इधर पास आ चुके थे ना, ये 4 और 17 पहले आ चुके थे, यानी कि अब वही संख्या रिपीट करने का मतलब बनता है। तो अब बताइए 68 के गुणनखंड क्या क्या होगी। तो ये 1 भी होगा, 68 भी होगा, 2 भी होगा, 34 भी होगा, 4 भी होगा और 17 भी होगा। तो उत्तर में क्या है, इस प्रकार 68 के सभी गुणनखंड 1, 2, 4, 17, 34 और 68 है। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 36 वाला आप अपने से देखकर ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इनको देखें, संख्या ले लीजिए ये वाली और इसको देखे बिना, ये वाली इसको देखे बिना आप इसे हल करने का प्रयत्न कीजिए। तो चलिए अब गुणजों को देख रहे हैं, गुणजों के बारे में देख ले रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 3 का देख ले रहे हैं गुणज के बारे में। तो देखो 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी कि जो 6 का जो गुणज है 5 गुणज लिखने हैं, 5 गुणज। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 5 6 6 6 36। तो कितने लिखने थे, 5। तो देखते हैं, देखो ये 1 बाई 1 हो गया ना, 6 गुणे 1 बराबर 6, ये 1 हो गया गुणज। 6 गुणे 2 बराबर 12, यानी 6 दूनी 12, फिर 6 3 18, 6 चौको 24, अच्छा 5 30। तो 5 गुणज प्राप्त हो गए ना। देखो 6, 12, 18, 24 और 30। तो अर्थात 6, 12, 18, 24 और 30 है, यानी कि 6 के 5 गुणज क्या क्या है, 5 गुणज है ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 गुणज पूछा था, कितने गुणज पूछा था, 5। तो ये 5 गुणज है। अब गुणज का मतलब आप पहले सीख चुके हैं कि पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 हम सॉल्व करते हैं। तो चाहे तो आप वीडियो को रोक करके इनका हल अपने से कीजिए, मैं तो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं। तो इधर पास लिख लेते हैं अपन हल। हल का मतलब होता है उत्तर। तो देखो 24 को हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो जब हम 1 का गुणा 24 में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 24 होता है। जब 1 का गुणा हम 24 में करते हैं तो 1 चौके 24। और देखते हैं किस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और 12 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो आ जाता है ना। अगर हम चाहे आगे पीछे कर सकते हैं हम, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें गुणज को लिखनी है कि मतलब इनके गुणनखंड कितने हैं, क्या क्या है गुणनखंड। 24 के गुणनखंड क्या क्या है, ये सभी गुणनखंड है। बस ये है कि ये नंबर्स रिपीट ना होने चाहिए, बार बार नहीं आने चाहिए। और 24 को किस तरह प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, जब हम 4 का गुणा कितनी बार पढ़ते हैं। देखो 4 छंग 24 आ जाता है ना। एक 4 का गुणा पढ़ते हैं अगर 6 बार में तो 4 छंग 24 आ जा रहा है। और देखते हैं 24 किससे प्राप्त कर सकते हैं, क्या 3 से प्राप्त कर सकते हैं। 3 से 3 3 8 24, 3 8 24। हाँ
तो 3 का गुणा जब 8 बार पढ़ते हैं तो 3 8 24 हो जा रहा है। देखो 8 का गुणा जब 3 बार पढ़ोगे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यही तो इसमें लिखा है। तो हम इन संख्याओं से इस तरह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार न लिख करके हम, ये भी सही है लेकिन हम दूसरे प्रकार से लिखेंगे क्योंकि वो भी सही है। तो देखो ये 24 था, इधर पास 24 तो लिखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन था, ठीक है। बराबर करके 1 गुणे 24 लिखोगे, इधर पास कॉमन लगाओगे, फिर 24 बराबर और 12 गुणे 2 कर दोगे, यानी कि जब 12 गुणे 2 करोगे 12 दूनी 24, यानी कि 24 को हम तोड़ रहे हैं किससे, 12 और 2 करके। और देखते हैं क्या है, हम 24 बराबर करके 4 गुणे 6 कर दे रहे हैं क्योंकि 6 चौको 24, 6 चौको 24, क्योंकि 24 का गुणनखंड हम तोड़ रहे हैं, 24 को हम तोड़ रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कितने बार तोड़ रहे हैं वही देख रहे हैं अभी। और नीचे है तो इधर पास 24 लिख के बराबर और 3 गुणे 8, यानी 3 8 24, इन दोनों गुणे करेंगे 24 प्राप्त हो गया ना। अब और किसी संख्या से प्राप्त होता है क्या 24? अतः हम क्या लिख दोगे, अतः 24 के गुणनखंड बराबर करके 24 की गुणनखंड क्या थी, एक तो सामने आता है, 2 भी आया था ना, ये देखिए 2 भी आया था, 3 आया था क्या, हाँ 3 भी आया है, 4 आया है, बिल्कुल 4 आया है, 5 आया है, 5 भी नहीं आया, और क्या आया था, 6 आया था, 6 आया था, और क्या आया था, 7 नहीं 8 आया है, 8, और क्या आया था, 12 आया था, क्या 12, और क्या आया था, एवं 24। यानी कि जो संख्या 24 है उसके गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 एवं 24। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं, नंबर बी। तो संख्या क्या दिया है, 15, संख्या क्या दिया है 15। चलिए इसको हल करते हैं। हल ये इधर पास लिख रहे हैं 15, तो 15 किस किस से प्राप्त कर सकते हैं, तो 15 का गुणा 15 बराबर करके, अगर 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 तो प्राप्त हो ही जाएगा, 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। और 15 किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, बराबर अगर 3 5 है, हाँ 3 गुणे 5 अगर कर दिया जाए तो 3 5 15 प्राप्त हो जा रहा है ना। और क्या 15 को इससे और क्या तोड़ा जा सकता है, तो अब नहीं तोड़ा जा सकता। तो अतः 15 कितने गुणनखंड होंगे, अतः हम क्या लिख देंगे, 15 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, और क्या है 15 है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं, नंबर सी। नंबर सी में क्या दिया है 21, नंबर सी में क्या दिया है 21। आइए इसको हल करते हैं। तो ये 21 हो गया, इधर पास हम ये भी लिख सकते हैं 21 के गुणनखंड, इस तरह लिख लेंगे और सरल रहेगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। तो ये 21 बराबर 21 को कैसे तोड़ सकते हैं, जब 1 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 1 में 21 आ जाता है। और किस संख्या से तोड़ सकते हैं, जब हम 3 गुणे 7 करते हैं, क्योंकि 7 तक 21 होता है, तो चाहे हम 7 लिखे पहले, चाहे 3 लिख दिए, तो 3 गुणे 7। अच्छा इधर पास पहले 21 लिख लेना है क्योंकि उसको तोड़ रहे हैं, तो 3 गुणे 7, 7 तक 21, और 21 प्राप्त किया जा सकता है क्या, और 21 अभी इससे और अन्य संख्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब इधर पास लिख देंगे हम, तो आप क्या लिख दोगे, अतः संख्या 21 के गुणनखंड 1 3 7 एवं 21 है, क्योंकि यही तो है 21 के गुणनखंड, ये 1 है और 21 भी है, और क्या था 3 भी है और 7 भी है। यही तो इधर पास लिखा है कि 21 के क्या क्या गुणनखंड है, 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है और 21 भी है। आइए नंबर डी के बारे में देख ले रहे हैं, तो लिख देंगे हल, और इधर पास लिख देंगे संख्या 27 के गुणनखंड। आप इधर पास के भी लिख दोगे तो अच्छा सही है, ठीक। तो 27 को किन किन से प्राप्त, ये तो जानते हो कि 27 अगर 1 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 प्राप्त होता है। और देखते हैं किस 27 को तोड़ और किस संख्या से तोड़ा जा सकता है, तो 9 तिरिक 27 होता है, यानी कि 3 गुणे अगर 9 करें यानी 9 तिरिक 27, या फिर 3 9 27, पहले 27 लिखना पड़ेगा, सॉरी 27 बराबर 27 को किससे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 9 करके, क्योंकि ये भी तो 27 है, इसका गुणा अगर करेंगे हल करेंगे तो ये भी 27 आता है। देखो 9 तिरिक 27 या फिर 3 9 27, और 27 को किस संख्या से तोड़ सकते हैं, तो आंसर है अब अन्य संख्या से नहीं तोड़ा जा सकता। तो इधर पास आता हम क्या लिख देंगे,
अतः क्या लिख देंगे, 27 के गुणनखंड 1, 3, 9 एवं 27 है, क्योंकि यही तो गुणनखंड लिखे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, नंबर ई। नंबर अगला लिखा 12, तो इसको हम हल करते हैं। तो ये 12 के गुणनखंड, तो संख्या 12 के किस संख्या से प्राप्त किया जा सकता है बताइए। तो ये संख्या 12 को अगर हम 12 गुणे 1 कर दे, आगे पीछे कर सकते हैं ना, हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 गुणे 1 करें ना, तब भी आपको इसको तोड़ कर लिखना है, तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं। और कौन कर, फिर आगे देखते हैं 12 को किस संख्या से प्राप्त, 12 बराबर, अगर हम 2 को गुणे 6 में करते हैं, 2 गुणे 6, तो देखिए ना 6 दूनी 12, तो ये तोड़ के लिख दिए ना। और किस संख्या से प्राप्त कर सकते हैं, तो 3 चौको, अगर 3 का गुणा ये 24 बराबर करके 3 गुणे अगर 4 कर दें, तो 3 चौको, सॉरी ये 24 नहीं है, ये 12 था, ये 12 था, ये 12 था, तो 3 चौको 12, इधर पास 12 लिखा है, ठीक, ये 12, सॉरी है, ये 12, तो 3 चौको 12। अब 12 को और किसी संख्या से तोड़ा जा सकता है, तो आंसर है नहीं। तो अतः हम लिख दोगे, अतः संख्या के गुणनखंड ये 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। तो हम ये एक संख्या कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, हम संख्या यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। देखो 1 भी है गुणनखंड, और 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, 4 भी गुणनखंड है, 6 भी गुणनखंड है, और 12 तो है ही है। तो आप समझ रहे हो ना। आइए अगला वाला देखते हैं। ई के बाद आता है एफ वाला नंबर, यह है 20। तो आइए 20 को हल करते हैं। तो 20 के गुणनखंड, तो 20 को तोड़िए। तो अगर हम 1 का गुणा 20 में करें तो 20 लिखा है, 1 का गुणा अगर 20 में करें तो 20 प्राप्त होगा। और देखते हैं 20 को किससे तोड़ा जा सकता है। अगर हम 10 का गुणा या फिर 2 का गुणा 10 में करते हैं तो 10 दूनी 20 आता है ना, बताइए। बिल्कुल आता है। और 20 को किस संख्या से तोड़ा जा सकता है बताइए। तो अगर 4 का गुणा 5 में करते हैं, 4 का गुणा 5 में करते हैं तो 4 पंचे 20 प्राप्त हुआ है ना। और देखते हैं कि किससे प्राप्त होगा कि नहीं, बताइए। तो आप देख करके प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मेरे को पता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको नहीं पता होगा तो आप भाग देकर फिर अन्य विधि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि आप तीन में भी देखोगे। जब 3 में हासिल बच जाएगी तो आप कह दोगे कि इसका गुणज 3 नहीं है। तो ऐसे करने से समय की बर्बादी हो सकती है। तो इसीलिए हमसे पहाड़ सब बनना चाहिए, ठीक। क्योंकि इसलिए गुणनखंड के नियम बताए गए थे कि गुणनखंड 20 के गुणनखंड 20 से अधिक कभी हो ही नहीं सकते, यानी कि 20 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती, उससे कम ही होंगे। तो इससे कम वाले हम गुणनखंड देख रहे हैं, बस हो गया। तो इधर पास कर लिख देंगे। अतः 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है। तो चलिए अगला देखते हैं। 18वां नंबर बोला, तो हल क्या लिख देंगे, संख्या 18 के गुणनखंड। तो क्या करेंगे, 18 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब तो ये तो जानते ही हो कि हर बार इससे प्राप्त किया जा सकता है। और 18 को कैसे तोड़ सकते हो, जब 2 का गुणा किस में करते हो, 9 में करते हो, तो 9 दूनी 18 आ जाता है ना। तो ये भी हो गया। और किससे प्राप्त कर सकते हो 18, जब हम किसका पहाड़ा पढ़ते हैं, किसका जब हम 3 का, जब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं, 3 18 आता है ना। 3 का गुणा 6 में पढ़ते हैं तो 3 18 आता है। देखो जब हम 3 का पहाड़ा 6 बार में कर चुके हैं ना, तो अब ये मत सोचिएगा कि हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो क्योंकि वो संख्या रिपीट नहीं करनी है। अब वो आ गए तो हम चाहे इसका देख लेते हैं एक बार में कि 6 गुणे 3 करके या फिर 3 गुणे 6 करके, तो यही प्राप्त होता। और कोई संख्या है क्या कि मतलब अन्य संख्या से इसको और भी तोड़ा जा सके। तो आंसर है बस इतनी ही संख्या है। तो अतः हम क्या लिख दोगे, अतः हम लिख दोगे कि संख्या 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18 है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसे आपको अपने से करना है, वीडियो को रोक करके अपने से करना। मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बता दूंगा आपको। तो आशा करते हैं आपने कोशिश किया होगा हल करने का। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। तो ये वाला मैं समझाऊँ नहीं, ये तो आप अपने से देख करके समझ सकते हैं। बस आपको कॉपी बनानी, नोट भी करते जाना। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो लिखा है प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी कि इनके 5 गुणज लिखने हैं। जैसे 5 का ना, तो इनके 5 संख्या 5 का 5 गुणज लिखना है। गुणज का मतलब क्या है, पहाड़ा। तो 5 तक पहाड़ा पढ़ लीजिए, इसका भी 5 तक पहाड़ा पढ़ लीजिए, और इसका भी 5 तक पहाड़ा पढ़ लीजिए। ये तो और सरल है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो संख्या 5 थी, तो लिख देना हल में, हल करके
संख्या 5 के 5 गुणज गुणज लिख देना है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये 5 गुणे 1 करके ये 5 आ जाता है। फिर 5 को फाड़ा 2 बार पढ़ोगे बराबर करके 10 आ जाता है। फिर 5 को गुणा 3 बार करके 3 15। अभी तो कितने हुए, 1 2 3 ही हुए, अभी और निकालने हैं। और क्या करेंगे, जब 5 गुणे जब 4 करेंगे तो 5 को 20 कॉम लगाकर फिर देखते हैं। अब 5 गुणे जब 5 में करेंगे तो 5 25। तो देखो हमें कितने संख्या के ज्ञात करने थे, कितने गुणे ज्ञात करने थे, 5 देखो 1 2 3 4 5। तो अतः लिख देंगे, अतः संख्या 5 के 5 गुणज बराबर 5 10 15 20 एवं 25 है। 25 है, ये देखो 1 2 3 4 5। तो 5 तो ज्ञात करने थे गुणज। अब गुणज का मतलब क्या है, पहाड़ा। 5 का 5 5 दूनी 10 5 15 5 20 25 25। अगर आप इतना भी लिख दोगे तब भी सही है, लेकिन इस तरह लिखोगे तो और सरल है। अरे पहाड़ तो पढ़ना, कुछ नहीं करना, केवल पहाड़ पढ़ देना। देखो 5 जोड़ एक बार, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 25। सरल है। तो इसके आगे के आप स्वयं हल करिए, मैं बाकी के आंसर दिखाऊंगा। तो चलिए आप इसके जो अगले वाली 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको आप हल कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हल कर चुके होंगे दोनों प्रश्नों को। तो उसके आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। ये नंबर 3 वाला है, स्लाइड लाइट चली गई है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको शायद। ये कुछ इस प्रकार से, इधर पास ये कुछ नहीं है, गदा हुआ है। 9 18 27 36 45 है। तो चलिए ये भी आपको सॉल्व हो गया। एक सेकेंड। तो नंबर 3 क्या है, जोड़ी को मिला देने हैं। तो मैंने इधर पास टिक पहले से बना दिया है, बस आपको समझाना है कि कैसे है। देखो जैसे संख्या कितना है, 35 है। तो देखिए, तो क्या संख्या 35 8 का गुणज है, क्या 8 का गुणज है संख्या 35? आंसर है नहीं है, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 35 आता ही नहीं है। और देखिए 7 का गुणज है क्या, तो 7 का पहाड़ा पढ़ बोला, 7 पाना 35। हाँ तो ये तो मेरे को सही लग रहा है, ठीक, मतलब ये पता है, मैंने चिन्ह लगा दिया पहले से ही। लेकिन और भी देखते हैं कि कैसे हम देखा करते हैं। तो क्या 35 इस 70 का गुणज है? आंसर नहीं। क्या 30 का गुणनखंड 35 है? तो फिर 30 का भी गुणनखंड 35 नहीं है, क्योंकि गुणनखंड हमेशा संख्या के बराबर होगा या फिर संख्या के छोटा होगा। ये 50 का गुणनखंड है क्या? जब 50 को तोड़ेंगे तो 35 भी आता है क्या? तो आंसर है नहीं। 20 का गुणनखंड, यानी कि 20 को जब तोड़ेंगे तो क्या 35 आता है? तो आंसर नहीं। यानी कि 35 7 का गुणज है, 35 7 का गुणज है, यानी कि 1 नंबर इसीलिए लगा दिया हूँ मैं, यानी कि इसकी जोड़ी कहाँ पास आएगी? 7। फिर अब 15 देखते हैं। तो इधर पास कहाँ लिखा? 15 2 नंबर में लिखा। तो क्या है? 15 30 का गुणनखंड है, यानी कि जब हम 30 का गुणनखंड देखेंगे तो 15 भी उसमें शामिल होता है। कैसे? देखिए, जब हम 15 गुणे 2 करते हैं, 15 गुणे 2, जब हम 30 के गुणनखंड करके देखते हैं तो उसमें 15 भी आता है। तो 15 दूनी 30, तो 30 का गुणनखंड 15, तो यही पास इधर पास 3 लगाएंगे। चलिए 16 को देखते हैं। 16 में कितना नंबर में? 8, यानी कि 16 क्या है? 8 का गुणज है, यानी कि जब 8 का गुणज क्या क्या हो सकता है? देखो 8 होता है, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 16 भी आ रहा है ना, यानी कि 8 का गुणज 16 भी है। तो ये तीसरा नंबर ये आ गया, तो ये वाली जोड़ी इसका होगी। अब 20 को देखते हैं, तो 20 कहाँ है? तो 20 क्या है? 20 का गुणनखंड है। 20 के 50 का गुणनखंड है? आंसर नहीं। 20 के 30 का गुणनखंड है? तो आंसर ही नहीं। अगर हम 30 का गुणा किस में, 20 का गुणा किस में करके 30 आए, तो हो ही नहीं सकता अभी फिलहाल। 70 नो, इनको तो देख चुके हैं, ये दोनों हो ही नहीं सकते। तो 20 किसका गुणनखंड है? 20 क्या है? 20 क्या है? 20 का गुणनखंड है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब 25 देखते हैं, ठीक। तो ये वाला भी पूरा हो गया था, ये वाला भी पूरा हो गया था। अब क्या क्या बचा? 70, ये वाला बचा था 70 का गुणज, और क्या बचा था? 50 का गुणनखंड। तो क्या
25 के पहाड़े में 17 आता है क्या? यानी कि 70 का गुणज 25 है क्या? तो आंसर है नहीं। 50 का गुणनखंड 25 है क्या? तो आंसर है हाँ, क्योंकि अगर हम 50 को तोड़ेंगे तो 25 आता है। देखो कैसे, जब 25 गुणे 2 करेंगे यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि 50 का गुणनखंड क्या है? 25 है। तो इसका आंसर यहाँ पास हो जाएगा। चलिए इनके आंसर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से, तीसरे प्रश्न का, तो 35 का क्या हो जाएगा? 7 गुणज होगा। तो इनको आप लिख लेना है, एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से। ये 1 2 3 4 गिनती ये वाली भी लिख सकते हो, या फिर जो हिंदी में लिखी रहती है वो लिख सकते हो। तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार से है। ये 35 वाला 7 का गुणज हो जाएगा, 15 30 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब देखते हैं नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या बोल रहा है? 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी कि 9 के जितने भी गुणज हैं ज्ञात कर लीजिए, लेकिन वो 100 से कम हो, 100 से कम हो। तो गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। तो इतनी दूर तक पढ़िए पहाड़ा 9 का, मतलब लिख दीजिए कि वह 100 से ज़्यादा ना हो पाए, यानी कि 99 तक जाए, क्योंकि 9 का जब लिखेंगे तो 99 ही लास्ट में आता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। 9 के सभी गुणज जो 100 से कम हो। तो देखो हाल में आपको लिख देना है इधर पास 9 के गुणज लिखिए। आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9 का 9 9 दूनी 18 23 27, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि 9 एक कम 9, जब 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 9 ही आता है। फिर कोमा लगा करके 9 2 9 दूनी 18, फिर 9 तिरिक 27, फिर 9 चौके 36, फिर 9 पाना 45, फिर 9 सॉरी फिर 9 छक्के 54, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 8 72, फिर 9 99 9 गुणे 9 99, 81 9 10 सॉरी 9 10 90 और 9 11 99। अगर हम 9 का 12 पहाड़ा पढ़ते तो कितना आता? तो 100 से ज़्यादा हो जाता, वो 100 से ज़्यादा हो जाता। तो हमें कितना तक लिखना था? केवल कि 9 के सभी गुणज लिखने थे, लेकिन किससे? 100 से कम हो। तो कुछ ये आंसर इस प्रकार से है। आप चाहे तो इसी आंसर को किस प्रकार लिख सकते हैं? अतः कर। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 9 के सभी गुणज जो कि क्या है? 100 से कम है। ये मान लिखा 100 से कम। तो ये देखिए, अगर ये पूछता कि कितनी संख्या है तो आप गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन। अगर संख्या पूछता तो आप 11 लिख देते, लेकिन हमें क्या बोला गया है? 9 के सभी गुणज लिखना है, लेकिन किससे? संख्या 100 से कम है। ये देखिए संख्या 100 से कम है ना, 99। अगर हम 12 बार करते तो ज़्यादा हो जाता 100 से। तो इस प्रकार से भी आंसर है, और यहाँ पास वाले भी आंसर है। तो ये पूरा आपका प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया है। तो अगले अध्याय में हम प्रश्नावली 3.2 को करेंगे। तो इनको आपको नोट कर लेना है, अपनी कॉपी बनाइए एक और उसको नोट कीजिए, फिर उसको लिखिए और याद कीजिए। तो मैं अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो इधर से आपको नोट कर लेना है। तो हमने ये सब देखा है, गुणनखंड क्या है, ठीक, ये गुणज के बारे में भी देख लिया है, यहाँ पास ये कैसे है, ये सब हमने समझ लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हाँ, वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। ये वाला पहला वाला था कि इसका नियम क्या था, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा और छोटा कर लो। हाँ, कुछ इस प्रकार से ये दूसरा नियम था, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। आप लोगों को
हर विषय पढ़नी है, ये नहीं कि केवल गणित है पढ़नी है, क्योंकि जब आप हर विषय पढ़ेंगे तो हर चीज़ के बारे में ज्ञान रखेंगे। देखिए, अगर अपने पास मतलब मेरे पास टाइम रहेगा, समय रहेगा, तो मैं अन्य विषय भी बताऊँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, जो प्ले लिस्ट होती है ना, अगर आप अपने बड़ों से पूछोगे कि हमें प्ले लिस्ट में कैसे जाया जाता है, तो वो बता देंगे। तो आप जब आप गणित की प्ले लिस्ट में जाओगे कक्षा 6 की, तो वो वीडियो लाइन से रहती हैं, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप क्रम बाय क्रम लाइन बाय लाइन वीडियो देखोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एक वीडियो यहाँ की देख ली, फिर आप देख रहे हो कि 2.3, फिर देख रहे हो कि 7.1, तो इस तरह में सही नहीं रहता, आपको लाइन से पढ़ना पड़ता है, तभी तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप अन्य किसी स्तर की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आ भी रहा हो तो थोड़ा बहुत आ रहा हो। तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो आप दूसरे सर की वीडियो देख लीजिए, या फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको घर में ही प्रयत्न करते रहना है। इनको आपको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना, कॉपी में अपने नोट कर लेना, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से नोट कर लेना। क्योंकि देखो, हर विषय जरूरी आता है। आप चाहे हिंदी पढ़ें, साइंस पढ़ें यानी कि विज्ञान, या फिर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। तो हर विषय जब पढ़ेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इधर ही से कमी कर रहे हो अपनी तरफ से तो बहुत दिक्कत होगी। देखो, मान लो आपसे हिंदी पढ़ती नहीं बनती ना, तो आप लोग मोबाइल से देख करके सीख सकते हो, या फिर अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी सीख सकते हो कि हमें हिंदी कैसे पढ़नी है, अंग्रेजी कैसे पढ़नी है। तो आप अन्य चीज़ों को भी देख सकते हो। फालतू रील्स मत चलाइएगा वीडियो में, इससे मतलब यूट्यूब में या फिर कहीं भी इंस्टाग्राम में ये फालतू के जो शॉर्ट वीडियो आती है ना, उनको तो मत ही देखिए। मानता हूँ कुछ वीडियो नॉलेजफुल होती है शॉर्ट वीडियो में भी, लेकिन क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो सभी चीज़ें याद हो जाए। कैसे कि हम भी जब स्क्रॉल करते रहते हैं तो अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि हम स्क्रॉलिंग के मकड़ा जाल में फंस चुके हैं। बस थोड़ी सी वीडियो चलाएं, फिर स्क्रॉल किए, फिर चलाएं, फिर स्क्रॉल किए, तो इस तरह में आपका टाइम भी बर्बाद होगा, और जो याद होने की कैपेसिटी है आप धीरे धीरे खो दोगे। क्योंकि